नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और डायलॉगस में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार बिहार। आज फिर क्यों बिहार? क्योंकि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। इसकी वित्तीय हालत बिगड़ी हुई है, पहले ही से बेपटरी है। आज बातें बिहार की राजनीति और राज्य की वित्तीय हालत पर। अभी कैसा है, कैसा होने वाला है, क्या संभलने की कोई गुंजाइश है या नहीं है। एनडीए की डबल सेंचुरी हो चुकी है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। बीजेपी ने फिर से 2 उप मुख्यमंत्री का पद हथिया लिया है। वही पुराना खेल है, हर 5 साल पर वही पुराना चलन। वादों के नाम पर जनता से वोट लिया गया। क्या वो भरोसा बिहार को विकास की राह पर ले जाएगा या केवल भ्रष्ट वित्तीय योजनाओं और पलायन की कहानी को और लंबा करेगा? हम आपको कभी भी हल्की बातें नहीं बताते। गंभीर मुद्दे उठाते हैं जो आपसे जुड़ा हुआ हो, जो हमसे जुड़ा हुआ हो और इस देश की जनता से संबंध रखता हो, उससे मुतल्लिक है। बिहार में चुनाव का अवसान हो गया, खत्म हो गया। नीतीश की सरकार ने चुनाव से पहले ढेर सारे वादे किए। राजनीति में वादे आम बात हैं। फायदा आम जनता को हो या न हो, राजनेताओं का होना चाहिए, ऐसा राजनेता समझते हैं। एक बात मैं और आपसे कह देना चाहता हूं इस वक्त। वैसे तो यह खबर बिहार के नागरिकों के लिए ज्यादा है, लेकिन आप देश के किसी भी हिस्से में, किसी कोने में रह रहे हों, इसे देखकर बिहार की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे प्रोग्राम को वो न देखें अगर आप किसी एक पक्ष की खबर देखना चाहते हैं, इसलिए न देखें क्योंकि हम किसी एक की तरफदारी नहीं कर रहे। यहां सभी पक्षों को सुना जाता है, तजवीज़ किया जाता है और फिर आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम शोर के धंधे में नहीं हैं। हम सही बातें आप तक पहुंचाने के पेशे में हैं, जिन बातों का आपके ऊपर असर हो। आप देख रहे हैं डायलॉगस और हम आपको अभी डेटा पर डेटा दिखाएंगे और फिर आपको अंदाजा मिलेगा कि बिहार की वित्तीय हालत कैसी है। चलिए सबसे पहले उठाते हैं। चुनाव में एनडीए ने जिस संकल्प पत्र का प्रचार किया वो सपनों का शोर था। 1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ लखपति दीदी और ना जाने क्या क्या। इन वादों पर भरोसा करके बिहार की जनता ने भारी वोट डाले, लेकिन सवाल यह है कि इन वादों के लिए पैसा कहां से आएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन वादों को पूरा करने के लिए बिहार सरकार को हर साल लगभग 80,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरत पड़ेगी। बिहार की अपनी कमाई, टैक्स और गैर टैक्स यानी टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलाकर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में केवल 67,741 करोड़ रुपए है। कुल राजस्व उगाही का अनुमान 2.61 लाख करोड़ रखा गया है, जिनमें ज्यादातर रकम केंद्र के टैक्स हिस्से का और केंद्रीय आर्थिक सहायता से आता है। यानी बिहार की अपनी जेब लगभग खाली है। पूरे सपनों का बोझ केवल फटे हुए बटुए जैसा है। अब जरा देखिए एक खर्चों का हाल, उस पर एक निगाह डालते हैं। ये और भयानक और भयावह। राज्य की कमाई का 42% हिस्सा सिर्फ वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान में चला जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अनुमानित खर्च क्या होगा जरा देखिएगा। वेतन पर बिहार सरकार का 51,690 करोड़ रुपए, पेंशन पर 33,389 करोड़ रुपए, ब्याज भुगतान पर 23,014 करोड़ रुपए, यानी कुल मिलाकर 1,08,094 करोड़ रुपए का खर्चा इन 3-4 मदों पर जा रहा है। सरकार चाहे तो भी इन खर्चों को कम नहीं कर सकती। वेतन रोका तो प्रशासन ठप, पेंशन रोकी तो सरकार निकम्मी और ब्याज न दिया तो बिहार सरकार डिफॉल्टर हो जाएगा। इधर देखिए कर्ज का बोझ हर साल बढ़ रहा है। देखिए कर्ज की क्या स्थिति है, कैसे ये स्वेल कैसे कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अनुमान था 51,688 करोड़ रुपए का कर्ज होगा, लेकिन साल खत्म होने तक 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज उठाया जा चुका था। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में यह कर्ज लगभग 56,000 करोड़ रुपए होगा। यह अनुमानित है। ब्याज की रकम का भुगतान लगातार बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 17,606 करोड़ रुपए
फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 29,526 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अनुमान है ये 23,014 करोड़ रुपए से ऊपर रहेगा। मतलब साफ है, हर साल सरकार कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है। अब तो हालत ऐसी है कि बिहार के कर्ज पर ब्याज की ग्रोथ उसकी कमाई की ग्रोथ से आगे निकल गई है। वित्त वर्ष 2024-25 तक बीते 9 वर्षों के दौरान कर्ज के ब्याज की सालाना ग्रोथ 12% रही है और सरकार की कमाई की ग्रोथ 10%। अब देखिए, एक निगाह डालते हैं कि सामाजिक योजनाओं और विकास की योजनाओं के खर्चों में, क्योंकि सरकार पर वित्त का दबाव है, तो सरकार ने कैसे खर्चों में कटौती की है। ये बड़ा खतरनाक है। कर्ज के बोझ और वेतन पेंशन दबाव के चलते सरकार को अपने सामाजिक योजनाओं और विकास की योजनाओं से समझौता करना पड़ रहा है। खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ रही है। शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति में जो कटौती है वो 21% की है। सामाजिक कल्याण और पोषण से जुड़ी हुई जितनी योजनाएं हैं 27% की उसमें गिरावट है, कटौती है। शहरी विकास की योजनाओं में 19% यानी 19% की गिरावट है। सड़क और पुल निर्माण, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और जो ग्रोथ जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं ये बिहार के सारे इलाके में दिखता है, सड़क और पुल का निर्माण, लेकिन इसमें भी 25% की कटौती है। बहुत खतरनाक बात। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस लाने में बड़ी हेल्प करता है, जिसका संबंध कुपोषण से, जिसका संबंध एजुकेशन से है, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें -6% की कटौती है। ग्रामीण विकास -2% की कटौती। मतलब ये कि पहले से चल रही योजनाओं की भी धज्जियां उड़ रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं रह गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे में नए चुनावी वादों का पैसा कहां से आएगा? चलिए एक निगाह इस पे भी डालते हैं। विकास का दूसरा रास्ता है टैक्स बढ़ाना, लेकिन जीएसटी ने अधिकतर टैक्स कलेक्शन केंद्र के हाथ में दे दिया। शराबबंदी ने पहले ही से राजस्व का रास्ता बंद किया हुआ है। बिहार में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की आमदनी इससे होती थी, जो अब नहीं होती। अगर शराबबंदी हटाई गई तो अनुमानित आय मेरे ख्याल से फिर उसी लेवल पे जो पहले 500 करोड़ सालाना पे था, वो लगभग 10,000 के आसपास आएगा। और ये कितना है? उन 80,000 करोड़ रुपए के चुनावी वादों के सामने ऊंट के मुंह में जीरा। अगर ये 10,000 करोड़ भी अगर आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? वास्तव में बिहार का कर्ज अब इतना बढ़ चुका है कि सरकार का साल भर का बजट लगभग अपने आप ही कर्ज में फंसा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की कुल देनदारी 2,93,000 करोड़ रुपए अनुमानित है और यह आंकड़ा पिछले वर्षों के स्तर के बराबर है। चुनाव में किए गए वादों से राज्य की वित्तीय हालत, एक और आपको पर्सपेक्टिव देता हूं, आपको तुलना करके दिखाता हूं। चुनाव में किए गए वादों से राज्य की वित्तीय हालत कैसी हो जाती है, यह आपको हम इस उदाहरण से बताएंगे। जरा इसे देखिएगा। हमारे सामने महाराष्ट्र के एग्जाम्पल हैं, मध्य प्रदेश का उदाहरण है और उड़ीसा जैसे राज्यों के नज़ीर पड़े हुए हैं। ये राज्य ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बिहार से बहुत बेहतर है, लेकिन चुनावी वादों को पूरा करने की मजबूरी ने इन्हें कर्ज के कुचक्र में बुरी तरह से फंसा दिया। खर्च चलाने के लिए महाराष्ट्र को वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ा और वित्त वर्ष 2024-25 में उसकी उधारी का आंकड़ा 35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बढ़कर 1,61,000 करोड़ रुपए हो गया। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश और उड़ीसा का भी रहा, जो आप ग्राफिक्स में जो हम डिटेल दे रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कर्ज की रकम बढ़ी है। खर्च चलाने के राज्यों की उधारी बढ़ी तय है। तो सवाल वही है, देख लिया आपने कि बिहार की वित्तीय हालत कैसी है और ऐसे डोल यानी जो फ्रीबीज देने वाले और बाकी राज्य हैं वो कैसे हैं। महाराष्ट्र की क्या हालत हुई, उड़ीसा के कहाँ पे है, मध्य प्रदेश कहाँ पे है। अब उसकी राह बिहार चला तो बिहार कहाँ जाने वाला है? तो चलते हैं। मेरे मन में एक बड़ा नेचुरल सा सवाल है कि चुनाव में किए गए वादों का पैसा कहाँ से आएगा? बिहार क्या ये हासिल कर पाएगा वो हैसियत जहाँ पे उसको बिना किसी इधर उधर किए हुए सारी रकम पूरी हो सके? आएगा कहाँ से? कर्ज से, टैक्स से, या केंद्र सरकार उसको देने को तैयार बैठी है? अगर नहीं तो बिहार के लोग फिर से उसी पुराने चक्र में फंसेंगे। काम के लिए पलायन, विकास का कोई मतलब नहीं, निजी निवेश का कोई अता पता नहीं
उद्योगों का कहीं नामो निशान नहीं, वादों की खाली झूठी घोषणाएं होंगी। तो आप देखिए हमारा ये प्रोग्राम, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और ये बताइए कि प्रोग्राम कैसा लगा। मैं आपको एक तस्वीर मैंने पेश की है जिसमें हमने बताया है कि बिहार में जो इस बार चुनावी घोषणाएं हुई हैं और उसके लिए जो सरकार को दिक्कत आएगी मनी इकट्ठा करने में, उसके बाद राज्य की हालत क्या होने वाली है ये कोई नहीं जानता। शायद उस राज्य के मुख्यमंत्री भी नहीं जानते, उस राज्य के बाकी और मंत्री नहीं जानते। तो आप देखिए और इसमें ज़रूर कमेंट करिए, इस पर ज़रूर लाइक करिए और हम उसके आधार पर और इसकी एक दूसरी किस्त आपके सामने लाएंगे जिसमें बताएंगे कि इसके बाद अब बिहार की हालत कैसी होने वाली है, नौकरियां कैसी होंगी, पलायन कैसा होगा, रोजगार कैसे मिलेगा। आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम डायलॉग्स में। नमस्कार।